कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। समझ, इसका अर्थ लगा लेना। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। इस बात से ये जिस तरह की टिप्पणी ये करते हैं ना, इनका आप इस बात से सारांश निकाल लेना। सर, राजनीति में एक तरीके से पूर्वानुमान भी सही नहीं होता, और वर्तमान में अगर पूर्वानुमान की बात करें तो बीजेपी के विषय में ये चर्चा है कि बीजेपी भी गुटों में बंटी हुई है। ये भी चर्चा है कि अगर वसुंधरा राजे को अगर सरकार की बागडोर मिलती है तो संजीव बेनीवाल, अभिषेक मटोरिया इनको टिकट भी मिल सकती है। और आपके कार्यकर्ताओं में भी हौसला उस दिन आया जिस दिन वसुंधरा जी ने आपका मंच पर दोनों का संबोधन के अंदर नाम लिया। वर्तमान से सर, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आपसे हमारा प्रश्न है, आपके सामने एसपी सिंह जी भी हैं, एक दो और भी लोग हैं, हिम्मत पचार, रवि बंसल, और भी कई कार्यकर्ता है जो टिकट मांगते हैं और मांगना उनका अधिकार भी है। संजीव बेनीवाल ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हो सकता है आपको टिकट मिल जाए, अगर ना भी मिले तो क्या संजीव बेनीवाल टिकट के साथ रहेंगे? क्योंकि बात की जाए तो पूर्व में भी आप कांग्रेस में थे, टिकट कटने के बाद आप बीजेपी में आए, बीजेपी में टिकट मिली, आप जीत भी गए थे। तो अगर टिकट कटने की स्थिति में संजीव बेनीवाल का क्या निर्णय रहेगा? और अगर बात की जाए तो आप पर सिर्फ परिवारवाद के आरोप लगते आए हैं और लग भी रहे हैं, क्योंकि जब आप विधायक थे तो प्रधान आपने आपकी पत्नी को बनाया, उसके बाद जब सत्ता बदली, सीपीआईएम के विधायक बने, 10 आपके जीते, 10 सीपीआईएम के जीते, 7 जो है वो कांग्रेस के जीते। तो उसमें से फिर बात ये निकल के आई कि संजीव बेनीवाल ने सामने अनिल ओलख जी के सामने करण बेनीवाल का ही पर्चा भर दिया, क्योंकि करण बेनीवाल आपके बेटे हैं। क्या सर और कोई फिर कार्यकर्ता नहीं था आपकी पार्टी? नमस्कार, प्रणाम, और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। और अब एक तरीके से विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है। ऐसे में सब नेता अपना अपना शक्ति प्रदर्शन, इसके साथ साथ अपने चुनावी कैंपेन में लग गए हैं। हमने एक विशेष सीरीज चलाई थी, आपको बताया भी था, जो वर्तमान प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी या जो तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर, उनके साथ हम विशेष बातचीत करेंगे और जो जनता के प्रश्न होंगे उनको लेकर हम सवाल जवाब भी करेंगे। इसी बीच आज हमारे साथ मौजूद है भादरा के पूर्व विधायक और पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके संजीव बेनीवाल जी, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और पूर्व में ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में जनता के बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि चुनाव की बेला बज चुकी है और एक तरीके से भादरा क्षेत्र में केवल 2 नेताओं का ही नाम चलता है। इसी बीच उनमें से एक संजीव बेनीवाल जी हमारे साथ है, जिनके साथ हम बातचीत करने के लिए आपके मध्य जुड़े हैं। और आप सब लोग इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग ये बातचीत होने वाली है। संजीव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद आपको। सर, सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा, आगामी चुनाव 2023 विधानसभा के हैं, कैसी आपकी तैयारियां हैं? देखिए, 2023 का चुनाव का एक तरह से आगाज हो चुका है और हमारी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भादरा विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि आप देख रहे हो कि पिछले काफ़ी समय से लगातार हम चुनावी तैयारी को लेकर के लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपसे प्रश्न हमारा ये रहेगा, आप वर्तमान में कैंपेनिंग कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, शहर के अंदर भी आप वार्ड वाइज अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, मोदी जी के 9 सालों का कार्यकाल भी आप बता रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर भादरा विधानसभा में लोगों से वोट मांगेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आपको चुनाव? देखिए, चुनाव का जहाँ तक सवाल है, पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और एक तरह से राजस्थान प्रदेश की जनता को, मतदाताओं को कांग्रेस के लोगों ने भ्रमित करने का काम किया। एक तरह से, क्योंकि राजस्थान हमारा कृषि प्रधान इलाका है और नौजवानों की, बेरोजगारों की संख्या भी स्वाभाविक रूप से ज़्यादा है, तो पिछले चुनाव के समय न केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने, बल्कि कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर पधार करके चुनावी सभा के माध्यम से राजस्थान के किसानों से वादा किया था कि हम आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम 10 दिन के भीतर भीतर सरकार बनने के बाद राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और बेरोजगार नौजवानों के लिए भी अनेक तरह की बातें कही गई। कहा गया कि हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। तो आज करीब 4.25 साल राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार को बने हुए हो गए। आज भी राजस्थान प्रदेश का किसान कर्जा माफी के लिए तरस रहा है। राजस्थान का नौजवान बेरोजगार पीड़ित है। कर्जे का जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से, या बेरोजगारी भत्ता देने का सवाल है, हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान प्रदेश के किसानों के साथ और यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी करने का काम किया है। और ये 2 वादे जो बड़े वादे थे, ये वादे आज तक पूरे नहीं हुए। और इसके साथ साथ चाहे इलाके में बिजली का सवाल हो, पानी का सवाल हो, सिंचाई का सवाल हो, कानून व्यवस्था का सवाल हो, हर क्षेत्र में राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। एक तरह से ये सरकार जन विरोधी सरकार साबित हुई है, किसान विरोधी सरकार साबित हुई है, नौजवान विरोधी सरकार साबित हुई है। और दूसरा, जहाँ तक हम बात करें भादरा के लोकल मुद्दों की, भादरा के चुनाव में भी आपने जिस तरह से देखा था कि किस तरह से कि हमें राज नहीं आवाज़ चाहिए, इस तरह के स्लोगन पढ़े गए, बोले गए और लोगों को एक तरह से हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके, क्योंकि ये स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश भर के लोगों के लिए, किसानों के लिए दी थी, लेकिन फिर भी उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को गुमराह करके, भ्रमित करके, इन लोगों ने, विशेष करके लाल झंडे वाले लोगों ने राजस्थान में एक तरह से चुनाव जीतने का काम किया, यहाँ का जनप्रतिनिधि बनने का काम किया। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो लोग कांग्रेस, मैं कह सकता हूँ एक तरह से कि सीपीएम के लोग एक तरह से कांग्रेस का भी उतना ही विरोध कर रहे थे, उतना ही विरोध भारतीय जनता पार्टी का कर रहे थे, लेकिन विचारधारा को ताक पर रख करके जो लोग केवल आवाज़, बुलंद आवाज़ की बात कर रहे थे, वो आवाज़ जयपुर पहुँचते पहुँचते गहलोत साहब की झोली में जाकर के वो आवाज़ इसलिए बैठ गई क्योंकि उन लोगों का ध्येय, जो ये कहते थे कि हम लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, विचारधारा की बात करते थे, उनका ध्येय और उनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति था। कांग्रेस और बीजेपी को बराबर, एक तरह से बराबर उनका विरोध करने वाले लोग किस तरह से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, इससे ये साबित हो गया कि केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए इन लोगों ने, सीपीएम के लोगों ने भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम। सर, अक्सर हम बलवान पूनिया को सुनते हैं, उसमें बलवान पूनिया अक्सर कहते हुए ये दिखलाई पड़ते हैं कि अगर हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया तो भादरा के अंदर, अब उन्होंने कोई विकास की किताब भी छापी है जिसके अंदर करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए के विकास उसके अंदर दिखाए गए हैं। आप विपक्ष में होने के नाते कैसे देखते हैं उस किताब में छापे गए करोड़ों रुपयों को? चारों ओर आप सड़कें भी देख पा रहे होंगे और कई आपने स्कूल कॉलेज भी देखे होंगे, कैसे देखते हैं फिर उस विकास की किताब को आप? देखिए, विकास की किताब को तो मैंने उनकी पढ़ा नहीं अभी तक, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज 2018 के जिस टाइम हम सत्ता छोड़ के गए थे भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद जिस मुख्य मुद्दे को आप लोगों ने जनता के बीच में रखा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और 2018 के बाद में जितनी फसलें आई है किसान के लिए, लगातार किसान उस फसल बीमा के लिए लगातार किसान को संघर्ष करना पड़ रहा है। भादरा क्षेत्र में कभी भादरा तहसील कार्यालय के आगे, एसडीएम कार्यालय के आगे लगातार 3-3 महीने तक धरना चलता है, कभी डुंगराना गांव में धरना चलता है, कभी नौर के अंदर रामगढ़ में धरना चलता है। तो
आज जिस मुद्दे को लेकर के आपने सत्ता हासिल की, तो क्या लगातार फसल बीमे के लिए, और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा कि क्रॉप कटिंग के आधार पर फसल बीमा दिया जाना चाहिए था, लोगों को क्लेम दिया जाना चाहिए था, उसको सैटेलाइट के आधार पे आप बीमा आपके रहते, आपके देख रेख में आपकी सरकार के होते, और सैटेलाइट के आधार पर बीमा दे करके किसान का गला काटने का काम किया गया, क्या ये विकास है? आज सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली और आपके अमर सिंह सिंचाई सिस्टम, चाहे नोर फीडर हो, हमारी 3 सिंचाई प्रणालियाँ इस विधानसभा क्षेत्र में लगती है। टेल का किसान आज सिंचाई पाने के लिए त्राई त्राई कर रहा है। सिद्धमुख के ऊपर आप लगातार देख रहे हो कितने दिन से धरना चल रहा है, और एक अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम से किसान अपनी मांग करता है पानी की, उनके ऊपर कभी लाठीचार्ज किया जाता है, कभी उनको मुग्ध में बनाए जाते हैं, पानी आप दे नहीं पा रहे हो, सिंचाई का काम आपका हो नहीं पा रहा है, चकबंदी, किलाबंदी, मुरबाबंदी का काम आप कर नहीं पा रहे हो, बाराबंदी आप लागू नहीं कर पा रहे हो, क्या ये विकास है? मैं पूछना चाहता हूँ, लगातार इस इलाके में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती गई है। हमारे इस सीमावर्ती एरिया में चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी की वजह से लगातार जो है यहाँ का युवा वर्ग नशे की गर्त में धकेला जा रहा है, और उस चिट्टा तस्करी करने वाले लोग सरेआम जो है पुलिस की नाक के नीचे और यहाँ की सरकार के नाक के नीचे सरेआम तस्करी कर रहे हैं, उनको कोई कहने सुनने वाला नहीं है, और उनकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए कि यहाँ गुंडागर्दी बढ़ी है, यहाँ अपराध बढ़ा है, हत्याएं हो रही है, चोरी और लूटपाट हो रही है। तो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था आप देख रहे हो, क्या ये विकास है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज देखिए, दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा, अनुसूचित जाति के लोगों पर लगातार अन्याय और अत्याचार इस शासन के अंदर बढ़ा है। चाहे आप बरवाड़ी गांव की घटना को ले लीजिए, चाहे आप मुनसरी गांव के प्रकरण को ले लीजिए, चाहे आप मेलिया में किस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों के मकान तोड़े गए उस प्रकरण को ले लीजिए, चाहे खुद के गांव, विधायक साहब के खुद के गांव मलखेड़ा में किस तरह से एक मुद्दे को लेकर के जो है लोग प्रजातांत्रिक ढंग से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको किस तरह से दबाया गया, किस तरह से उनके ऊपर मुग्ध में बनाए गए, किस तरह से उनको थाने में ले जा करके उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, किस तरह से जो है उनकी निर्मम पिटाई की गई, क्या ये विकास है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किस चीज़ की किताब छाप रहे हो? आप विकास की किताब छापते हो, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन ये विकास, कानून व्यवस्था की बात करें, सिंचाई की बात करें, बिजली की बात करें, आज अघोषित बिजली कटौती, बिजली के दाम अभी 6 महीने में आपने कहा कि हम बिजली फ्री कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, लगातार बिजली के दाम पूरे राजस्थान भर में बढ़े। तो आप कानून व्यवस्था को लेंगे, आप सिंचाई की व्यवस्था को लेंगे, आप पेयजल के लिए त्राई त्राई हो रही उस व्यवस्था को लेंगे, सीवरेज की प्रणाली ध्वस्त हो गई शहर में, आप उस व्यवस्था को लेंगे, आप मंथन करेंगे कानून व्यवस्था पर। तो ये सारी चीज़ें इस बात का द्योतक है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि हर मोर्चे पर भी बढ़ रहा है। क्या इस विकास की बात दिखते नहीं है लोगों को? सर, एक तरीके से बात की जाए तो हरियाणा से हमारा लगता क्षेत्र है, उधर तारानगर है, नौर है, चारों ओर सर सड़कों का जाल अक्सर बलवान पूनिया जी कहते हैं, और हमने देखा भी है धरातल पे कि चारों ओर सड़कों का जाल। उसके बाद आपके राज्य में शायद एक कॉलेज भादरा को मिला था, राजकीय महाविद्यालय, उसके बाद 4 कॉलेज, उसके अलावा बात की जाए C65 की, उसके अलावा बात की जाए कई और गाँवों के अंदर जो गलियों का या गलियों के अलावा जो भी विकास हुए हैं, ये अक्सर बलवान पूनिया जी के भाषण में सुनने को मिलता है। सर, इतने काम होने के बावजूद भी आपकी नज़र में फिर विकास क्या है? क्या विकास हो सकता है? देखिए, मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आप सड़कों का बता रहे हो, आप अंडरब्रिज की बात कर रहे हो, आप स्कूल हॉस्पिटल की बात कर रहे हो, ये कोई नया काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। मैंने तुलनात्मक दृष्टि से आपको कहा, भाई जो मैंने कुछ मुद्दे बताए आपको, क्या ये विकास है? क्या ये विकास है? अगर इसको विकास मानते हो तो फिर किताब पढ़ के, और किताब की बात पर भी आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। आप एक RUB C65 की बात कर रहे हो, ठीक है, C65 बनाने जा रहे हो आप, स्वीकृति आई है, कोई अगर विकास का काम कहीं स्वीकृत होता जनता उसका वेलकम करती है, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, आप पत्रकार महोदय C65 को अकेले को लेकर के इतना बड़ा हो हल्ला कर रहे हो,
और इतना बड़ा हु अल्लाह आज का चुना हुआ जनप्रतिनिधि कर रहा है, अपने अपना वो कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात करता है। हमारे पिछले शासन में 1 दर्जन से अधिक रेलवे अंडर ब्रिज हमने बनाए, भाटी मोड़ का रेलवे ओवर ब्रिज हमने बनाया। क्या वो विकास नहीं दिखता? आप एक C-65 की बात करके और C-65 की बड़ी वाई लूटने का प्रयास लाल झंडे वाला जनप्रतिनिधि कर रहा है, क्या उसको दिखता नहीं है कि करीब 1 दर्जन से अधिक RUB हमने बनाए थे? क्या वो इस बात को भी भूल गया कि भाटी मोड़ पर हमने ROB बनाया था? क्या इस बात को भी आप भूल रहे हो? आप कहते हो कि हमने स्कूल कॉलेज के दे दिए। क्या राजकीय महाविद्यालय जिसकी करीब 30 साल से मांग इस इलाके में थी, उसका मार्ग प्रशस्त पिछले सरकार में आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने किया और वो राजकीय महाविद्यालय पिछली सरकार की देन है। क्या आप उसको भी भूल रहे हो? क्या आप इस बात को भी भूल रहे हो? मैं ये आपके माध्यम से मैं MLA साहब को कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को भी भूल रहे हो कि हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक 10+2 का स्कूल देने का काम पिछली सरकार में किया था। क्या ये भी आप भूल रहे हो? आप किस बात का कंपैरिजन कर रहे हो? अकेला काम विकास का यदि हुआ है, दूसरी चीज अगर आप ये माने कि जैसे आप CSC भी हमारे गांधीबीड़ी CSC हमारे क्षेत्र उस टाइम बनी, पशु उपकेंद्र भी हमारे क्षेत्र में पिछली हमारी सरकार के समय बने, पशु उपकेंद्र की बिल्डिंगें बनी, आपके स्वास्थ्य उपकेंद्र की प्रीफेब उप स्वास्थ्य केंद्र बने। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पिछले 5 साल को भूल करके आप अकेला अपना विकास बता रहे हो। ये तुलना करनी चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए। फिर दूसरी चीज ये है, न तो देखो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने या हम लोगों ने कोई काम किया। मैं कॉलेज की बता रहा था, अभी हमने स्कूल की बात की, हमने सड़कों की बात की, ROB की बात की, हमने कोई एहसान नहीं किया क्योंकि जनता ने हमें चुना था। और अब भी मैं कहना चाहता हूं कि आज का MLA ये बातें कहता है कि हमने विकास कर दिया, तो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो क्या आप जनता पर? आपको चुन के भेजा भाई, आपको जनता ने पूरे बहुमत के साथ, पूरे मान और सम्मान के साथ, पूरा प्रेम प्यार दे करके आपको जिता करके भेजा है। किस बात का एहसान कर रहे हो आप? तो इसलिए ये अकेला आप जो है ना अपने समय का विकास कार्य बता करके आप अपनी खुद की प्रशंसा कर रहे हो, अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात जो है उसको आप चरितार्थ कर रहे हो। ये मैं इसको ठीक नहीं समझता। विकास के काम पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खूब हुए और विकास के नए आयाम पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय स्थापित किए गए। सर नहीं, उनका कहना ये भी है कि पिछले 30 साल में 1 कॉलेज और इस 4 साल में 5 कॉलेज। सर ये भी एक तरीके से कहें तो सर देखो, कहाँ नहीं खुले कॉलेज? आज पूरे राजस्थान में आप देखिए कॉलेज खुलते हैं। आगे आप ये मानते हो क्या आज भी, जैसे आज ये सरकार जाने वाली है, नई सरकार आएगी, नए लोग आएंगे, और ये चीज़ें चलती रहेगी, सरकारें आती जाती रहेगी, जनप्रतिनिधि भी आते जाते रहेंगे। कोई विकास का पहिया तो रुक थोड़ी जाएगा। समय के अनुसार विकास के काम होते रहेंगे और विकास का काम करना और करवाना ये तो हर जनप्रतिनिधि की एक ड्यूटी होती है, उसका एक कर्तव्य होता है, काम होता है। ठीक है, ये चलता रहता है। ये तो सर बात की जाए, हमने आपके 2014 से लेकर 2018 तक के कार्यकाल के थे, उसमें आपके हमने भाषण सुने थे, काफ़ी शांत और एक तरीके से आपको आपके सभाओं के लिए भी जाना जाता है। अब सर हमने इन 4 सालों में आपके भाषण सुने हैं, चाहे वो मलखेड़ा के कार्यक्रम के हो या इसके अलावा अब जो भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें संजीव बेनीवाल का एक अलग रूप जनता को देखने को मिल रहा है, काफ़ी आक्रामक। जो संजीव बेनीवाल 2018 से पहले शांत थे, वो एकदम से आक्रामक भाषण देने लग गए। इसका सर क्या कारण है? ये तो हो सकता है आपको ही लगता होगा, मैंने तो कोई चेंज किया। जनता को लगता है सर? नहीं, ऐसे आपके शायरी वाले अंदाज और ये बदलाव। देखिए, ये ऐसा है, ये तो अब कभी कभी जो है ऐसी बातें, कोई विषय जिस विषय पे हम बोल रहे होते हैं, कई बार उस विषय के संदर्भ में कई बातें कहनी पड़ती है मौके के मुताबिक। ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने चेंज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपको महसूस हुआ होगा। और बाकी रही बात आक्रामक होने की, तो देखो कई बार क्या है कि तत्कालीन मुद्दे, जिन मुद्दों पे हम बोलते हैं, उस मुद्दे में गहराई से उसकी बात को रखना, ये हम पहले भी करते थे। और आक्रामकता वाली कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे भी देखिए व्यक्तिगत रूप से कोई ज़्यादा कभी बोलता नहीं हूँ, मैं विषय पे बोलता हूँ
और पार्टी की रीति नीति पे बोलता हूँ या वर्तमान सरकार, चूंकि हम आज प्रतिपक्ष में हैं इसलिए वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली या वर्तमान सरकार की विफलताओं पे कोई कहीं दो शब्द बोल गए होंगे या कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि ने के बारे में कोई दो बातें कह दी होगी, तो उसमें हमारा कोई आक्रामक बोलने का कोई ऐसी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन कई बार हो सकता है आपको हमारी बात आक्रामक लगी होगी, लेकिन आक्रामक बोलने वाली ऐसी स्थिति मेरे हिसाब से मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। सर, अक्सर आपके भाषण का ही हम जिक्र कर रहे हैं तो इस बात का और कर लेते हैं। अक्सर सर भाषण में कौन शब्द आपका दिखता है कि जो कार्यालय भादरा के अंदर चल रहे हैं वो माकपा के कार्यालय की तरह चल रहे हैं? दूसरा पॉइंट ये होता है कि विधायक चलो जनता चुनकर भेजती है, बनाना अच्छी बात है, चुन के गए वहाँ काम भी करवाना, पर विधायक बनने के बाद औकात आ पाना मुश्किल है। औकात का भी आप जिक्र सर करते हैं। उन दो बातों का सर आपसे हम पूछना चाहेंगे। सीपीआईएम के कार्यालय सर भादरा के ऑफिस कैसे है और औकात वाला क्या चक्कर है? देखो, सीपीएम के कार्यालय की बातें मैंने कई बार कही, क्या ये आपको महसूस नहीं होता? आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, एक तरह से आप भी चौथा स्तंभ हैं। मैं कई बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि भादरा में प्रशासनिक कार्यालय, चाहे प्रशासनिक कार्यालय हों चाहे पुलिस के थाने हों, कार्यालय हों, इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे सरकारी कार्यालय नहीं होकर के सीपीएम के कार्यालय चल रहे हों। आप मुझे एक बात बताइए, ईमानदारी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही नहीं है? क्या ये आपको महसूस नहीं होता? आज देखिए, थाने में कोई जाता है, कोई परिवाद लेके जाता है, कोई अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए जाता है, तो उसको ये कहा जाना या उसको लंबे समय तक रोक के रखना, उसकी सुनवाई नहीं होना, या साफ शब्दों में ये कहना कि फलां जगह से फलां कार्यालय से आप फ़ोन कराइए तब आपका काम होगा, क्या ये बात न्यायोचित है? और जिस तरह का व्यवहार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के पुलिस अधिकारी जनता के साथ कर रहे हैं, जनता को आज न्याय नहीं मिल रहा। न्याय पाने के लिए जनता को जो है बार बार भटकना पड़ता है, थाने तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी बातें, और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो प्रशासन यहाँ का काम कर रहा है, एक तरह से क्लियर कट मैं कहना चाहूँगा कि राज के दबाव में, सरकार के दबाव में, स्थानीय जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर के जिस तरह से काम कर रहा है और उनके कामकाज के तरीके से जनता को न्याय नहीं मिल रहा, लगातार जनता के साथ अनजस्टिस हो रहा है। तो इन सारी बातों को देख करके, और ये सारी बातें इस बात का द्योतक है, प्रमाण है कि निश्चित रूप से यहाँ का प्रशासनिक अमला सीपीएम के कार्यालय तरह काम कर रहा है। सर, आपसे हमारा प्रश्न है, और इन दिनों वो प्रश्न, वो सवाल लोगों के दिमाग में है, चाहे वो पक्ष के लोग हों या प्रतिपक्ष के लोग हों। एक बात चल रही है, अगर चुनाव के विषय में किसी को भी कोई पूछता है कि चुनाव का क्या लग रहा था इसका, तो बोलते हैं टिकट पर डिपेंड है। टिकट अक्सर आपका सर जो वर्तमान में जो राज के लोग हैं या जो और भी लोग हैं, अक्सर ये चर्चा सर सामने आती है कि बात की जाए तो संजीव बेनीवाल अपनी टिकट बचाने के लिए अपने शक्ति प्रदर्शन नेठाणा के अंदर, चाहे वो मलखेड़ा के अंदर कर रहा है, या उस बात की जाए गोगा मेडी में भी नारे लगवाने की बात आई तो आपके कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा जी के समय में खूब जोर जोर से नारे लगाए। ऐसी सर चर्चा वर्तमान में है कि संजीव बेनीवाल को टिकट कटने का डर है। आपको क्या लगता है सर, जैसे आपके ऊपर संपर्क हुए होंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, 1998 से लेकर के आज तक मैंने 5 चुनाव लड़े, और एक तरह से ये भी सही है कि लगातार 25-26 साल से मैं राजनीति में हूँ। दूसरी बात ये जो सवाल आप कर रहे हो शक्ति प्रदर्शन का, न तो कभी मैं किसी भी दल में रहा होगा, न तो मैंने कभी टिकट प्राप्ति के लिए कोई शक्ति प्रदर्शन किया। गांव में जनसंपर्क अभियान, एक दिन एक गांव का प्रवास, अनेक तरह के कार्यक्रम। देखिए, हम जनता के बीच जाते हैं, और जनता के बीच में जाने के लिए जो हमारे कार्यक्रम बनते हैं, कार्यक्रम के दौरान जनता के बीच में जाने का मौका मिला।
हर गांव में गया हूं, हर पंचायत ग्राम पंचायत में गया हूं, वार्डों में भी जा रहा हूं, और जनता के बीच में जब जाता हूं, इतने साल से मेरा जनता से जुड़ाव है, हमेशा प्रजा का आशीर्वाद इस इलाके का मुझे मिलता रहा है। तो आशीर्वाद स्वरूप ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्रेम प्यार है मेरे प्रति, जो कि आपको दिखता है। और जो इस तरह की बातें मेरे बारे में कहते हैं कि ये टिकट प्राप्ति के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये जनता का मेरे प्रति प्यार है, जनता का मेरे प्रति प्रेम है, जनता का मेरे प्रति आशीर्वाद है, इसलिए लोग इकट्ठे होते हैं। इसमें शक्ति प्रदर्शन जैसा कोई सवाल नहीं है, शक्ति प्रदर्शन जैसी कोई बात नहीं है। सर, राजनीति में एक तरीके से पूर्वानुमान भी सही नहीं होता, और वर्तमान में अगर पूर्वानुमान की बात करें तो बीजेपी के विषय में ये चर्चा है कि बीजेपी भी गुटों में बंटी हुई है। ये भी चर्चा है कि अगर वसुंधरा राजे को अगर सरकार की बागडोर मिलती है तो संजीव बेनीवाल, अभिषेक मटोरिया इनको टिकट भी मिल सकती है। और आपके कार्यकर्ताओं में भी हौसला उस दिन आया जिस दिन वसुंधरा जी ने आपका मंच पर दोनों का संबोधन के अंदर नाम लिया। वर्तमान से सर, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आपसे हमारा प्रश्न है, आपके सामने एसपी सिंह जी भी हैं, एक दो और भी लोग हैं, हिम्मत पचार, रवि बंसल, और भी कई कार्यकर्ता है जो टिकट मांगते हैं और मांगना उनका अधिकार भी है। संजीव बेनीवाल ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हो सकता है आपको टिकट मिल जाए, अगर ना भी मिले तो क्या संजीव बेनीवाल टिकट के साथ रहेंगे? क्योंकि बात की जाए तो पूर्व में भी आप कांग्रेस में थे, टिकट कटने के बाद आप बीजेपी में आए, बीजेपी में टिकट मिली, आप जीत भी गए थे। तो अगर टिकट कटने की स्थिति में संजीव बेनीवाल का क्या निर्णय रहेगा? देखिए, एक तो आप उस बात को भूल रहे हो कि 2013 में टिकट कटने के बाद आप बीजेपी में आए थे। मेरा कभी टिकट नहीं कटा आज तक बीजेपी में। हाँ, मैं कांग्रेस को छोड़ के आया था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए और विचारधाराओं से प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था। उस समय तक भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, टिकट नहीं कटा था किसी का। रही दूसरी चीज़ ये कि पार्टी में, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है और बेहद अनुशासन वाली पार्टी है। हमारे लिए हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अनुशासन में रह करके काम करता है। जो भी कार्यकर्ता देखिए, टिकट मांगने का हक हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो पार्टी की टिकट मांगे। और देखिए, हमारी पार्टी में सर्वे काफ़ी दिनों से लगातार पार्टी आला कमान इस बात की सर्वे हर पूरे राजस्थान में भी, पूरे देश में बल्कि सर्वे करवाता है। और पार्टी को जो ठीक लगे, पार्टी को जो विनिंग लगे, पार्टी को जो मजबूत लगे, ऐसे प्रत्याशी को चुनने का काम हमारी पार्टी का आला कमान, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व करता है। तो मेरा मानना ये है कि टिकट मांगने का हक हर कार्यकर्ता को है। और पार्टी आला कमान, जैसे हमारी पार्टी में टिकट देने का काम हमारा प्रदेश नेतृत्व, उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी पार्टी का निर्णय करता है कि इसको प्रत्याशी बनाना है। तो देखिए, अभी इंतज़ार कीजिए, अभी तो चुनाव का समय, जैसे चुनाव घोषित होंगे, पार्टी एकदम जो है सारी बातों को देख करके, आकलन करके और उचित निर्णय लेगी। उसके बाद प्रत्याशी का फैसला होगा, उसके बाद चुनाव लड़ने का फैसला जो है पार्टी लेती है, किसको लड़ाना है वो पार्टी का काम। तो सर, हमारा प्रश्न भी ये इसी संबंध में था कि क्या आप पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि चर्चा भी ये है कि हो सकता है कि संजीव बेनीवाल टिकट कटने की स्थिति में निर्दलीय भी चुनाव लड़ लें, उनका पर्सनल वोट बैंक भी है। तो क्या सर, टिकट मिलने के पश्चात आप टिकट के पक्ष में जाएंगे? देखिए, मुझे बड़ा आपका सवाल विचित्र सा लगा। आप भाई मेरी टिकट कटने का इंतजार कर क्यों रहे हो? जनता पूछ रही है। नो भाई, आप जैसे एक तरह से आप नकारात्मक रूप से कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी बातों में पड़ते क्यों हो? आप इंतजार कीजिए। पार्टी सर्वे के आधार पर और बिल्कुल जो है मजबूती को देख करके, कार्यकर्ता का कामकाज देख करके, जनता की भावनाओं को देख करके, विधानसभा क्षेत्र की जनता के जो है विचारों को देख करके फिर टिकट देती है। आप इंतजार कीजिए। आप पहले ये मान के क्यों बैठे हुए हो कि संजीव को टिकट नहीं मिलेगा? आपको मानना नहीं चाहिए।
सर जनता मानती है, हम तो थोड़ी मानेंगे। और दूसरी बात की जाए गहलोत साहब के कार्यकाल की, गहलोत साहब का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि आप मांगते मांगते थक जाओ कि मैं देते देते नहीं थकूंगा। सबसे बड़ा हमारा व्यक्तिगत रूप से ये लगता है और जनता में भी ये लगता है कि सबसे बड़ा फायदा सरकार को ओपीएस का मिलेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ओपीएस बंद कर दिया गया था। उसके बाद गहलोत सरकार ने बजट के अंदर ओपीएस की घोषणा कर दी। कर्मचारी वर्ग का एक तरीके से बड़ा वोट बैंक का लाभ मिल सकता है। दूसरी बात की जाए तो ये महिलाओं के लिए मोबाइल योजना, राशन की चिरंजीवी एक बहुत बड़ी योजना है। हर बजट के अंदर कुछ न कुछ नया सरकार लेके आती है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, ओपीएस जैसी, उस चिरंजीवी जैसी जो स्कीमें गवर्नमेंट लेके आई है, उनका इस गवर्नमेंट को लाभ मिल पाएगा? देखिए पत्रकार महोदय, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी लगातार लोक लुभावनी घोषणाएं कर रही, लगातार चुनावों में किस तरह से हम लोगों को एक तरह से संतुष्ट कर पाएं और किस तरह से लोगों के वोट ले पाएं, इस तरह के सारे हथकंडे कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपना रहा है और लोक लुभावने कार्यक्रम भी खूब चला रहा है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे आप लोक लुभावनी घोषणाएं कितनी कर दे, लेकिन आज भी राजस्थान प्रदेश का किसान कर्जे माफी की झूठी घोषणा को भूला नहीं, वादे को भूला नहीं। आज भी राजस्थान प्रदेश का बेरोजगार नौजवान साथी किस तरह से पेपर लीक आपने किए, किस तरह से आपने परीक्षाओं में घोटाले किए, किस तरह से आपने राजस्थान की परीक्षा प्रणाली को दागदार किया और किस तरह से आपने बेरोजगार नौजवानों के अरमानों पर लगातार पेपर आउट करके, लगातार परीक्षाएं रद्द करके किस तरह से उनके अरमानों का आपने गला घोटा, इस बात को लोग भूलने वाले नहीं। किस तरह से राजस्थान के आज ये जो एक तरह से जन विरोधी सरकार है, इनके मैं मोटे तौर पर कह सकता हूं कि यहाँ का किसान और यहाँ का नौजवान बेरोजगार इनकी वादा खिलाफी को भूला नहीं है। आप चाहे कितनी ही लोक लुभावनी घोषणाएं कर दें, कितने ही आप जो है इस तरह की जो है रेवड़ी बांटने का प्रयास कर लें, राजस्थान की जनता आप पे विश्वास करने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से विदा करने का मन बना लिया है और एक दृढ़ निश्चय राजस्थान की प्रजा ने कर लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर, आपके इंटरव्यू से पहले जनता हमें प्रश्न भेजती है, उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न आया है, हालांकि वो सत्ता पक्ष के व्यक्ति का है। उनका ये भी विशेष रूप से कहना था कि अगर आप जाएं तो पूछें आपसे। सर, आप पे सर एक मुख्य रूप से बलवान पूनिया भी आरोप लगाते हैं। फेसबुक, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि संजीव बेनीवाल ने चोरों को अपना दी थी, सड़क पर पुलिस खड़ी हुई दिखती थी, ऑफिसों के अंदर लोगों को लूटा जाता था, हर गाँव के अंदर दलाल संजीव बेनीवाल ने पाल रखे थे। क्या सर ऐसा था? और अगर इस बात का आप क्या जवाब देना चाहेंगे? इन लोगों की ये आदत हो गई, इनके पास कोई बोलने के लिए जगह तो है नहीं। आज सबसे ज़्यादा अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी है तो आज इस लाल झंडे वाले के राज में बिगड़ी है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यदि हुआ है तो वो भी इस राज में हुआ, लगातार हो रहा है। तो आज यदि कानून व्यवस्था के साथ साथ यदि सिंचाई का, पेयजल का, बिजली का बड़ा संकट यदि आया है तो इस शासन में आया है। एक तरह से वर्तमान शासन को और वर्तमान इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के नेतृत्व, जिसके नेतृत्व में ये राज चल रहा है, इसको पूरी तरह से ये कुशासन है और जनता इस कुशासन से तंग आ चुकी है और जनता ने इन लोगों को यहाँ से, इनके कुशासन से मुक्ति पाने का भी मन बना लिया है। और ये जो जिस तरह की बातें ये कहते हैं, मेरे बारे में कहते हैं, ये आधारहीन, तथ्यों से परे और असत्य बातें ये करते हैं। सर, अगर अब बात की जाए तो चुनाव भी नज़दीक है और राजनीति में सर चलता रहता है कि आपस के अंदर आप उन पे आरोप लगाए, वो आप पे आरोप लगाए। अब सर वर्तमान में अब की जो राजनीति हो गई, ये देखने को मिल रहा है, सामने का पक्ष तो रंग शरीर पर कमेंट करने लग जाता है कि वो वोट मांगता फिर रहा है, वो मतलब अपने रंग पे, शरीर पे, किसी पे भी कमेंट करने लग जाते हैं। आपके लोग सर कोई अमली बोलने लग जाता है, कोई नशेड़ी बोलने लग जाता है, कोई कहता है नशा करके बोलता है।
तो क्या सर राजनीति में इस तरीके के जो जो एक तरीके से आपस में आरोप प्रत्यारोप है व्यक्तिगत रूप से, क्या सर सही है? आप राजनीतिज्ञ है, 25-30 साल का आपका पॉलिटिकल करियर है। देखिए, मैं इसको ठीक नहीं समझता, और रंग वंग की बातें जो ये कर रहे हैं, मैं इसको एक ही लाइन में जवाब देते हुए इसको विराम देना चाहूँगा कि गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। समझ, इसका अर्थ लगा लेना। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। इस बात से ये जिस तरह की टिप्पणी ये करते हैं ना, इनका आप इस बात से सारांश निकाल लेना, मैं यही कहना चाहता हूँ। सर बात की जाए आपके कार्यकाल की, 2014 से 18 तक का विधायक थे, रईसा बानो शहर की चेयरमैन थी। शहर की व्यवस्था वर्तमान के अंदर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से चरमराई हुई है। आपके समय में भी सर सीवरेज था, सीवरेज ने बड़े घोटाले भी किए थे। डूम सागर भी आपके समय के अंदर लगा हुआ था, आपकी एक नेम प्लेट भी वायरल हुई थी जो कि उधर शिलान्यास के समय में शायद लगी थी। तो क्या सर आपके समय में भी इस तरीके का भ्रष्टाचार, इस तरीके की शहर के अंदर व्यवस्था थी जो लोग आज भी उस चीज को भोग रहे हैं? देखिए, लगातार भादरा में 2 टर्म हो गए, लगातार कांग्रेस पार्टी का नगर पालिका में बोर्ड बना है, कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन लगातार 2 बार से बन रहा है। और जहाँ तक सीवरेज व्यवस्था की बात है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, इनके बोर्ड के नेतृत्व में, बल्कि इस बार के कार्यकाल में तो कांग्रेस सीपीएम का एक तरह से मिला जुला बोर्ड हम कह सकते हैं, ये यहाँ काम कर रहा है। और इन लोगों ने एक तरह से राजधर्म नहीं निभाया। सीवरेज व्यवस्था आज आप देख सकते हो, भादरा में कोर्ट बन गई। आज सीवरेज जगह जगह चैम्बर धस रहे हैं, जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है, बार बार सड़कों को तोड़ा जा रहा है, जगह जगह गंदा पानी सीवरेज का बिखरा पड़ा है। और बल्कि एक तरह से यहाँ तक भी बात को विराम नहीं दिया गया। आगे बढ़ करके आपने देखा होगा कि जैसे पेयजल, 1 दर्जन से अधिक वार्डों को तो पीने के पानी में सीवरेज का गंदा पानी मिक्स हो गया, ऐसा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोगों के प्रतिष्ठानों में, दुकानों में, मकानों में दरारें आ गई, लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए। तो एक तरह से सीवरेज व्यवस्था यहाँ की कंप्लीटली फेल हो चुकी है, कामयाब होने वाली नहीं है। और इसकी पूर्णतया जिम्मेदारी न केवल कांग्रेस के स्थानीय नगरपालिका के चुने हुए बोर्ड की या चेयरमैन की है, बल्कि उतनी ही जिम्मेदारी यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि की है, क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस का अलायंस का बोर्ड बना हुआ है, इनका शासन है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस सीवरेज व्यवस्था के फेलियर्स के लिए यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, यहाँ का विधायक, यहाँ का चेयरमैन पूर्णतः जिम्मेदार है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस सीवरेज व्यवस्था में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। सर वर्तमान बात करें, बलवान पूनिया का एक कमेंट आता है कि पूर्व विधायक जी के गांव में पानी मैंने पहुंचाया था, मीठा पानी मैंने पिलाया था। अब नया कमेंट ये जुड़ गया कि विधायक जी के गांव तक सड़क भी मैंने बनवाई, उसी सड़क पर बैठकर विधायक जी भादरा या अन्य गांव का दौरा करते हैं। और ये भी एक कमेंट आता है कि आपकी माता जी, वो अपने भाषण में ताई कहते हैं कि ताई भी इस बार मेरे को वोट देगी क्योंकि मैंने पानी पिलाया है। देखिए, आप पहले तो अगर एमएलए साहब मिलें तो उनको थोड़ा सा सामाजिक पाठ पढ़ाएं। मेरी माताजी उनकी ताई नहीं लगती, दादी जी लगती है। अभी परिपक्वता का अभाव है, मैच्योरिटी का अभाव है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो भाई अब नौजवान है, नया लड़का है, कह रहा होगा, कोई बात नहीं। ये तो कुछ चीज़ें हंसी मजाक में भी कह देते हैं, हम इसको अदरवाइज नहीं लेते। लेकिन पानी का जहाँ तक सवाल है, मेरे गांव गांधीबड़ी में 1977 या 1975 मान लीजिए आप, 1975 में वाटर वर्क स्वीकृत हुआ था। और उसके बाद में लगातार बहुत बड़ा वाटर वर्क हमारे जलदाय विभाग का सिस्टम वहाँ काम कर रहा है। और रही बात
छोटी मोटी कहीं पाइपलाइन डालने की, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमएलए कोटे के तहत पाइपलाइनें डालने का काम, कहीं कमरा बनाने का काम, कहीं डिग्गी बनाने का काम, कहीं आपके यूं लिए दीजिए खड़ंजा सड़क बनाने का या इंटरलॉक सड़क बनाने का काम, कुछ ना कुछ तो भाई करोगे ना आप। तो उसमें पुरानी स्कीम पुरानी हो गई, और स्कीम के पुरानी होने के बाद यदि किसी पाइप को दुरुस्त करने के लिए कोई अगर मान लीजिए एमएलए कोटे से कोई राशि अगर जारी कर भी दी, तो उसका इतना बड़ा ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर मैं इस संदर्भ में आगे बढ़ के बात करूंगा तो आप भी मुझे ये कहोगे कि यार आप भी काम गिनाने लग गए, क्योंकि मेरी ये आदत नहीं है। मेरा मानना ये है कि विकास के काम आप करते हो, ये आपका दायित्व है, आपका धर्म है, ये आपका राजधर्म भी है, कर्तव्य है आपका, उसको गिनाना नहीं चाहिए। मैं गिनाने के पक्ष में कभी नहीं रहा, लेकिन फिर भी चूंकि आपने विषय ऐसा छेड़ दिया, इसमें देखिए गांव तेरा मेरा नहीं होता। हम लोग जिस क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहाँ 56 ग्राम पंचायतें हैं, 120 के करीब गांव होंगे, हमारा भादरा कस्बा है, 40 वार्ड हैं। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जिससे हम चुन के जाते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा गांव, हमारा एक परिवार, या यूं कह लीजिए पूरा भादरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो हमारा गांव है। आप इसको इस मायने में मानते हो कि हमने गांधी बड़ी उनका गांव था, मलखेड़ा फलाने का गांव था, ऐसा नहीं है। गांधी बड़ी और मलखेड़ा में इनको भेद नहीं मानना चाहिए। यदि इन्होंने कोई एमएलए कोटे की पाइपलाइन दे भी दी होगी, तो क्या इनको वोट नहीं मिले उस गांव से? क्या वहां के लोगों की कोई भावनाएं नहीं थी इनके साथ जुड़ी हुई? क्या वहां के लोगों ने इनको आशीर्वाद नहीं दिया वोट के रूप में? दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, यदि आप कहते हो कि सड़क, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा गांधी बड़ी से मलखेड़ा की सड़क, चूंकि गांधी बड़ी बस स्टैंड पे उतर करके लोग पैदल कच्चे रास्ते जाया करते थे, खूब धूल भरा रास्ता था, बड़ी परेशानी होती थी। पिछले शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के पिछले राज में हमने मलखेड़ा से लेकर के गांधी बड़ी से लेकर के मलखेड़ा तक सड़क बनाने का काम किया। क्या हमने ये सोचा कि मलखेड़ा गांव हमारे क्षेत्र का नहीं है? ये था हमारे दिमाग, हम मानते मलखेड़ा भी हमारा था। 120 गांव सारे हमारे क्षेत्र के, वो हमारे गांव हैं, कस्बा हमारा है ये। दूसरी चीज, जब 1998 में पहली बार मैं यहाँ से विधायक बना, उस समय मलखेड़ा, अब आप ये इसको उस वे में मत लेना कि आप बार बार मलखेड़ा की बात कर रहे हो, करनी नहीं चाहिए मुझे, मैं अभी कहता हूँ, लेकिन मैं इसकी सवाल का जवाब के तौर पे बता रहा हूँ। 8वीं का स्कूल था, और 8वीं का स्कूल था जब मैं पहली बार 98 में विधायक बना, तो मैंने वहाँ गांव वालों की मांग पर मैंने 10वीं का स्कूल खुलवाया, 8वीं के स्कूल को क्रमोन्नत करवाया, और 10 साल तक मैं सत्ता से बाहर रहा। 2 चुनाव मैंने हारे, और 2013 में जब मैं वापस विधायक बना, तब मैंने जाके देखा तो मलखेड़ा का के स्कूल की ज्यों की त्यों स्थिति थी, वो 10 का ही था। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि उस स्कूल को 10+2 का यानी 12वीं का कराने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। तीसरी बात, आप गांव के अंदर जाके देखते हैं सड़कों का जाड़, इंटरलॉक सड़कें। पिछले शासनकाल के दौरान आप जाके मलखेड़ा के किसी भी गली के कोने पे जाके देखोगे ना, तो आपको वहाँ पत्थर जिस शिलान्यास का या उद्घाटन का या पट्टिका जिसको बोलते हैं, हर जगह आपको मेरे नाम की वहाँ पट्टिका लगी हुई मिलेगी। तो क्या हमने उस समय मलखेड़ा में काम किया, तो क्या हमने कोई मलखेड़ा गांव पे एहसान किया था? हमारा दायित्व था, मलखेड़ा भी हमारा ही गांव है, हमारे क्षेत्र का पूरा क्षेत्र हमारा है, तो हमने काम किया। तो क्या हम ये गिनाते फिरेंगे कि हमने मलखेड़ा को सड़क दे दी, हमने इनके मलखेड़ा गांव को हमने स्कूल दे दिया, हमने मलखेड़ा गांव को इंटरलॉक दे दिए? तो क्या हमारा ये राजधर्म नहीं था? क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप एक एमएलए कोटे से आप पाइपलाइन दे करके बार बार जो इस तरह से गिनाते हो, तो मैं नहीं मानता कि आप कोई सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो।
ये भैया आपका धर्म है, आपका राजधर्म है, आपका काम है, आपका कर्तव्य है। अच्छी बात है आपने पाइपलाइन दी तो, लेकिन रोज रोज आप एक उसका ढिंडोरा पीट रहे हो, तो क्या हमारे वाले काम नहीं दिखते आपको जो हमने मलखेड़ा गांव में किए? सर, जनता से एक प्रश्न ये भी आया है, और अगर बात की जाए तो आप पर सर परिवारवाद के आरोप लगते आए हैं और लग भी रहे हैं, क्योंकि जब आप विधायक थे तो प्रधान आपने आपकी पत्नी को बनाया, उसके बाद जब सत्ता बदली, सीपीआईएम के विधायक बने, 10 आपके जीते, 10 सीपीआईएम के जीते, 7 जो है वो कांग्रेस के जीते, तो उसमें से फिर बात ये निकल के आई कि संजीव बेनीवाल ने सामने अनिल ओलख जी के सामने करण बेनीवाल का ही पर्चा भर दिया, क्योंकि करण बेनीवाल आपके बेटे हैं। क्या सर और कोई फिर कार्यकर्ता नहीं था आपकी पार्टी में? ऐसा सवाल जनता की तरफ से आया है। 1952 से लेकर के आज तक मेरे परिवार ने लगातार राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में इस इलाके में काम किया। 1952 में जब पहला चुनाव लड़ा गया, तब भी मेरे परिवार से मेरे आदरणीय ताऊ जी ने वो चुनाव लड़ा था, और तब से लेकर के लगातार भादरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में मेरा परिवार काम कर रहा है। अब अगर देखिए, राजनीति में कोई चुनाव लड़ने की बात आती है, लगातार जब हम सक्रिय हैं, जनता का आशीर्वाद लगातार हमें मिलता है, जनता का प्रेम और प्यार हमें मिलता है, तो यदि चुनाव लड़ने की कोई बात आती है तो उसको इश्यू बनाया जाना ये कहाँ का न्याय है? चुनाव लड़ने का जहाँ तक सवाल है, चुनाव लड़ने का काम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। चुनाव कहते हैं उसको प्रधान बना दिया, उसको सरपंच, एमएलए, एमपी जो भी बना दिया, बनाने का काम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। चाहे कोई प्रधान बनता हो, चाहे कोई एमएलए बनता हो, एमपी बनता हो, ये बनाने का काम करती है जनता, बनाने का काम करती है क्षेत्र की प्रजा, यहाँ के मतदाता। तो हम लोग बनाने वाले कौन होते? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लगातार जो भी पद पे आए, हमारे परिवार से कोई आए, तो जनता ने आशीर्वाद देकर के उनको बनाया है, और इस बात की किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस बात की पीड़ा प्रतिपक्ष के लोगों को, विशेष करके बलवान जी को रहती है, तो इस बात की क्यों तकलीफ होती है भैया आपको? हम काम करने वाले लोग हैं, हम कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में हमारे परिवार के लोगों ने काम किया है। तो जब काम जनता के बीच में करते हैं, जनता आशीर्वाद दे करके, प्यार और प्रेम दे करके जब चुन करके भेजती है, तो किसी को इस बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो भी चुना गया, सबने एक, मेरे परिवार से जो भी चुना गया, सबने एक कार्यकर्ता के रूप में पहले जनता के बीच में काम किया है, और काम करने के बाद में लोगों ने आशीर्वाद देकर के उनको बनाया। सर, इस सत्ता की एक कमी देखने को मिलती है, इनके प्रधान बने अनिल ओलख जी, आज वो आपके खेमे में, आपके पक्ष में बताए जाते हैं, हालांकि वो टिकट की तो दावेदारी जता रहे हैं, पर आपके पक्षधर बताए जाते हैं। नगर पालिका में इनके वाइस चेयरमैन बने बलवंत सैनी जी, वो आपके पक्ष में आ गए। फिर गांधीबड़ी में आपके साथ चिड़िया गांधी से थे, या गांधीबड़ी से जो आपके जो अमर सिंह ढाका जी थे, सरपंच भी, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच भी आपके पक्ष में आ गए, और कई गांव के सरपंच भी, ब्लॉक डायरेक्टर भी सर सूचना मिली है कि जो ब्लॉक डायरेक्टर हैं वो भी कुछ आपके पक्ष में, कुछ पार्षद भी आपके पक्ष में हैं। और सत्ता में सर सबसे मुख्य चीज़ ये होती है कि सत्ता छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता, फिर भी सर पद पर होते हुए भी सत्ता छोड़कर लोग भाग रहे हैं। ये सर मेरे गेम समझ में नहीं आया। देखिए, इसको समझना तो सीधी सी बात है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आप सरपंचों की बात आपने की, ब्लॉक डायरेक्टरों की आपने की, प्रधान जी की भी की, कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, जनता बड़े मान और सम्मान के साथ जनप्रतिनिधि को चुनती है, चाहे वो सरपंच हो, ब्लॉक मेंबर हो, प्रधान हो, एमएलए हो। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि चाहे वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे प्रतिपक्ष का हो, उसका मान और सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता ने बड़े इज्जत के साथ, मान और सम्मान के साथ उनको चुन के भेजा है। मेरा ये मानना है कि वर्तमान शासन में स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक, लाल झंडे वाले इस जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में इस इलाके में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मान और सम्मान में निश्चित रूप से कमी आई। एक सर वो जोन मेंबर की भी सूचना आई थी, वो भी थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं। हाँ।
तो निश्चित रूप से उनके मान और सम्मान में कमी आई है। एक तरह से यहाँ के विधायक ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों का मान और सम्मान नहीं किया, बल्कि कई जगह चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इनके अहंकार की वजह से और इनके एक तरह से कह सकता हूं इनके व्यवहार की वजह से कई बार जनप्रतिनिधियों को अपमानित भी होना पड़ा है। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है, उसका मान और सम्मान किया जाना चाहिए। हमने हमेशा न केवल पक्ष का, यदि प्रतिपक्ष का कोई विरोधी दल का भी कोई जनप्रतिनिधि यदि किसी काम के लिए या हमारे से मिलने का मौका मिला है तो हमने उसका पूरा मान और सम्मान किया, उसके मान और सम्मान का हमेशा हमने ख्याल रखा है। तो निश्चित रूप से मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ के एमएलए ने, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों, यहाँ के एमएलए के व्यवहार की वजह से और उनके राज, एक तरह से राज का जो नशा चढ़ा हुआ है और उनके अहंकार की वजह से यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मान और सम्मान में निश्चित रूप से कमी आई है। और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जनप्रतिनिधियों का मान और सम्मान नहीं करके यहाँ के विधायक ने राजधर्म नहीं निभाया। यही कारण है कि आज चुने हुए जनप्रतिनिधि जो है उनको छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में या हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपसे अंतिम प्रश्न है, इंटरव्यू काफ़ी लंबा भी हो गया है, आपका चुनावी समय है, आप व्यस्त भी हैं। अपने सर सामने जो आपके प्रतिद्वंदी या जो नेता आपके सामने इस वक्त हैं, बलवान पूनिया जी के विषय में चर्चा चली रही है। उसके बाद एसपी सिंह जी, लालचंद रूडी जी के पुत्र जयदीप रूडी जी पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक सुरेश चौधरी के भाई एसपी सिंह जी जो पूर्व कलेक्टर भी रह चुके हैं और पूर्व सरपंच और वर्तमान भी सरपंच भिरानी से हैं और भिरानी में आपका अच्छा वोट बैंक भी है, राजेंद्र जी। और बात की जाए भिरानी के अंदर धरना भी चल रहा है, वहाँ बजरंग सहारण नेतृत्व कर रहे हैं। जो आपके सामने जो तमाम जो नेता हैं उनको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम करती, सारे दल अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। और वर्तमान में जो परिदृश्य है भादरा विधानसभा क्षेत्र का, एक बात तो निश्चित रूप से आपको माननी पड़ेगी, चाहे वो धरने प्रदर्शन हो रहे होंगे, चाहे वो और गतिविधियां हो रही होगी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि वर्तमान विधायक का भारी विरोध जनता के बीच में है, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह के आंदोलन और इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। रही बात राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले राजनीतिक लोगों की, तो देखिए, हर व्यक्ति का, हर राजनीतिक कार्यकर्ता का अपना अपना काम करने का उनका अधिकार है, अपनी बात करने का, जनता के बीच में जाने का, जनता के बीच में अपने विचार और अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, सबको मौका जनता देती है, सुनती है सबकी बातें। तो ये राजनीति में प्रतिद्वंदिता होना और राजनीति में अनेक तरह के उम्मीदवार होना, ये एक अच्छी डेमोक्रेसी की निशानी है। इसको जो है सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। और रही बात ये, आप मेरे से पूछ रहे हो कि ये इतने लोग ये सब लड़ेंगे, तो देखिए, चुनाव सब हम वेलकम करते हैं। चुनाव कोई लड़ता है तो उसका स्वागत है, लड़ना चाहिए। प्रजातंत्र, बल्कि चुनाव लड़ना तो प्रजातंत्र का एक आभूषण है, एक गहना है, आप उसको धारण कर रहे हो, तो ये इन सब का वेलकम है। रही बात ये कि आप पूछते हो इतने लोग लड़ेंगे, ये सब आपके विरोध में, तो मेरा कहने का मतलब, देखिए, विधानसभा की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपको सारी बाधाएं पार करनी पड़ेगी। और आज हम लोग हमारे कार्यकर्ता के भरोसे पर और क्षेत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे पर और इस विधानसभा क्षेत्र की जागरूक जनता के भरोसे पर हम इस चुनावी वैतरणी को पार करें। सर, आपसे अंतिम प्रश्न एक रह गया था, भिरानी में वर्तमान में आंदोलन चल रहा है सिद्धमुख नहर को लेकर। अब कल इनकी महापंचायत भी है, 11 सितंबर को बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच आप धरने को कैसे देखते हैं, और अगर आप धरने के समर्थन में हैं तो क्या कल आप भी सर महापंचायत के अंदर शामिल होंगे? देखिए, जहाँ तक धरने की बात है, बिल्कुल किसानों की वाजिब मांग है। मैं पहले इंटरव्यू में पहले भी एक सवाल के जवाब में आपको बता चुका हूँ कि भादरा विधानसभा क्षेत्र में
चाहे सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली हो, चाहे आपकी अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, नोर फीडर हो, वर्तमान जनप्रतिनिधि की किसान विरोधी नीतियों के चलते सारी सिंचाई प्रणालियों को इन लोगों ने और वर्तमान सरकार ने एक तरह से ध्वस्त करके रख दिया। सारे रेगुलेशन इन्होंने फेल करके रख दिए। यहाँ सिंचाई कार्यालय में न कोई सुनने वाला है, न कोई धनीधौरी है, और ये नहरें लगातार इनकी बारियां पीटी, चाहे वो सिद्धमुख सिंचाई की बात हो, चाहे अमर सिंह की बात हो, सिंचाई की बारियां लगातार पिट रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि निश्चित रूप से भादरा विधानसभा क्षेत्र की प्रजा ने इस बार सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी, और ऐसे लोगों को सौंप दी जिनका किसान के प्रति, जिनकी कोई किसान की बात सुनने का कोई मादा नहीं रखते। ये लोग किसान की उनको कोई चिंता नहीं है। और जहाँ तक धरने की बात है तो लगातार किसानों की बारियां पिटी, किसानों को नुकसान हुआ, गर्मी का मौसम बढ़ता गया, बारिश की कमी आई, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला, और इस बात को लेकर के धरना भिरानी में चल रहा है। तो किसान की मांग वाजिब है, किसान का जो है एक तरह से विरोध है वो भी वाजिब है। और इससे भी बढ़कर मैं कहना चाहूँगा कि स्थानीय विधायक को उनके बीच में जाकर के उनकी बात सुन के उसका समाधान करते अच्छा होता, यदि उसका समाधान करते, बल्कि उल्टा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग के लिए किसान आंदोलनरत है, शांतिपूर्ण तरीके से धरने प्रदर्शन चल रहे थे, तो ऐसे किसानों को आधी रात को उठाया गया, उन पर मुकदमे लगाए गए, उन पर मुकदमे बनाए गए, उनके साथ एक तरह से अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, थानों में ले जा करके जो है उन पर झूठे मुकदमे बनाने का काम किया गया। तो ये सारी की सारी बातें जो है ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ की सरकार और यहाँ का चुनावा जनप्रतिनिधि किसान विरोधी। तो सर, तमाम जनता इस वक्त आपको सुन पा रही होंगी, क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि अब 2023 के विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। इस राजस्थान की वर्तमान जनविरोधी कांग्रेस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का मन जनता ने बनाया हुआ है यहाँ के। तो मैं कहना चाहूँगा कि सब मिलकर के अब हम आपके बीच में काम कर रहे हैं, और यहाँ आज भादरा के जो वर्तमान हालात हैं उसको देख करके तो बिगड़े हुए हालात है भादरा के का। एक तरह से ये हम मान सकते हैं कि भादरा में चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे जनप्रतिनिधियों की सुनवाई न किए जाने वाली बात हो, हर तरह से यहाँ की जनता वर्तमान शासन से तंग आ चुकी है, वर्तमान विधायक से तंग आ चुकी है। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि कार्यकर्ता अपना आशीर्वाद, यहाँ की जनता यदि मुझे आशीर्वाद देगी तो इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में अच्छा सुशासन देने का हम काम करेंगे, अच्छी व्यवस्था बनाने का हम काम करेंगे। तो हमारे साथ भादरा के पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी थे, और उनके साथ हमने एक विशेष बातचीत की, और आपने बातचीत देखी। अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक फॉलो भी कीजिएगा, और आप तमाम लोगों का पुनः बहुत बहुत